हेलो दोस्तों, बुक्स एज पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की बुक समरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी। आप इनमें से क्या चूज करना चाहोगे, एक खूबसूरत बंगला या $3 मिलियन, फ्रीडम या अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आपने लाइफ में काफी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि $84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये किताब पढ़िए, इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। दुनिया का द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ ऑथर मॉर्गन हाउसल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेंट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलिशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई रूटर के लिए एक की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पैटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलियनेयर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने कई $1000 सोने के सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलियनेयर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सच है क्या? शायद आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलियनेयर का क्या हुआ होगा? जी हाँ, ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप कुछ ऐसी ही और कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलियनेयर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर यानी दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 30 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज़ हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलियनेयर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहां तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नजर डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फस्कन मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था।
कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गराज और 1 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 महीना था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों यंग मिलियनेयर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट और इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल्स है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हम्बल नहीं होता। नेवर इनफ वैंगार्ड के फाउंडर जॉन सी बॉगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर के घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वैंगवेट और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नॉवल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन 2 लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में वो एक सीईओ बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकिन्सी के सीईओ थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए, तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलियनेयर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनेयर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। उन्होंने बाइलियनेयर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजारत्नम को कॉल किया। ये कॉल कभी कार्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 175,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच सेटिस्फैक्शन से ज्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर उनके पास पहले से ही धन, दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। लेसन 1, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल रिस्क है, और ज्यादा दौलत जमा करने से खुद को रोकना ज्यादा पावर। जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हो, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हो। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रुकना है। लेसन 2, सोशल कंपनीज यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $500,000 कमाता है, उसके पास पहले से ही काफी पैसा है, पर हम अगर उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें तो जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है,
तो हमें ये रुकी प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें ये $36 मिलियन उसके मुकाबले काफ़ी कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर्स जो साल के $340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करे तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बफेट से करे तो जो कि 2018 में उनसे $3.50 बिलियन ज़्यादा अमीर है। और अगर वॉरेन बफेट जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहे तो जिसकी नेट वर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो देखा आपने, सोशल कंपनीज की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं जहां आपको इनफ लगे, आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफ़ी है, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाहत में पागल हुए जा रहे हो। लास वेगस के एक लीडर ने एक बार कहा था, कैसीनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं। आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज़्यादा फेमस है और किसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि विनर कोई भी नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो कैसा लगा समरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी बुक का समरी सुनना है तो उस बुक का नाम कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। नमस्ते।